नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। एनटीए यूजीसी नेट योग ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज जो चल रही है उसमें जनवरी 2017 का भाग 4 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रश्न है वह क्या है। सबसे पहले आज का जो प्रश्न है वह ये है कि किस आसन में अभ्यास के दौरान, ये मेरुदंड है, मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है। अब पीछे की ओर झुकने वाला आसन बताना है, वह कौन सा है। अब उसमें देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हम जब भुजंग की आकृति बनाते हैं तो एक ऐसे आकृति बनती है जिसमें हम पीछे की ओर झुकते हैं। और जब वज्रासन में बैठते हैं तो सीधा बैठा जाता है, इसमें नहीं झुकते। पश्चिम उत्तानासन में हम पीछे की ओर नहीं झुक के आगे की ओर झुकते हैं। और धनुरासन के अंदर हम अपने सिर की आकृति बनाते हैं हाथों से पाँव को पकड़ते हुए। इसलिए इसमें दो आपके जो ऑप्शन है वो सही हैं, भुजंगासन और धनुरासन। इसलिए ये ध्यान रखना है। और भी जैसे आसन रहते हैं पीछे झुकने वाले, चक्रासन है या वृश्चिकासन है, उष्ट्रासन है, ऐसे और भी आसनों को भी आप अलग अलग विभागों में बांट करके याद कर लीजिए, ताकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अगला अभ्यास है, प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से अशाब्दिक, अशाब्दिक यानी जिसमें शब्द नहीं है, संप्रेषण यानी आप बिना बोले भाषा के माध्यम, ऐसा अशाब्दिक जो संप्रेषण है, आपका वार्तालाप है, वो कौशल क्या कहलाता है। अब इसमें से ऑप्शन बताने हैं। आंखों द्वारा संपर्क बनाए रखना, बिल्कुल सही है ये। आंखों के माध्यम से हम संपर्क बना के रखते हैं। शारीरिक भंगिमा यानी शारीरिक शरीर के कोई इशारे करते हैं अंग हिला करके। और मुखी अभिव्यक्ति, मुख को हम हल्का फुल्का हिलाते हैं, इशारे करते हैं, वो भी है। और व्याख्यान सह प्रदर्शन, व्याख्यान भी कर रहे हैं, बोलते भी हैं और प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। बोलना तो है ही नहीं। अशाब्दिक का अर्थ यही है कि जिसमें बोला न जाए, यह आपने ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है आपका, ये अभिकथन जो प्रश्न रहते हैं इसमें ध्यान से देख लेना। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये ए और आर जो है एक अभिकथन है और एक आपका तर्क है। अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपने। अब पहला अभिकथन क्या कहता है, ये प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति मार्ग दिखलाती है। प्रस्थान त्रयी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब अगला जो है तर्क, उपनिषद जो है और ब्रह्मसूत्र हैं और भगवत गीता है, ये तीनों जो हैं ये प्रस्थान त्रयी हैं। इन तीनों को ही प्रस्थान त्रयी कहते हैं। वेदांत दर्शन के ज्ञान तीन प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। ये यहाँ व्याख्या थोड़ा ठीक नहीं है कि ये वेदांत दर्शन जो है उसके प्रामाणिक मुख्य स्रोत माने जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन 2 है, यानी ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसलिए आपने इसको देख लेना है कि दोनों ही कथन या ऊपर वाला जो कथन है वो नीचे वाले में उसकी व्याख्या दी गई है कि नहीं। जैसे अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए दो कथन, ये सेम प्रश्न वही है। अभिकथन क्या है, मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। मनुष्य जो है उनका स्वास्थ्य जो है बहुआयामी होता है, ये सही बात है। अगला जो तर्क है इसमें, स्वास्थ्य केवल बीमारी या असक्तता, यानी जिसमें सामर्थ्य नहीं है, बीमारी हो या असक्तता की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर में बीमारी नहीं है तो वो ठीक है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुख की अवस्था है। ये पूर्ण स्वास्थ्य, यानी इसलिए कहा बहुआयामी है। इसके स्वास्थ्य के पहलू जो है बहुआयामी है। इसलिए हमें शारीरिक रूप से भी देखना है, मानसिक से स्वस्थ है या सामाजिक रूप से वह स्वस्थ है, इन तीनों से स्वस्थ है तभी वह पूर्ण स्वस्थ कहलाएगा। यानी बहुआयामी का ये पूरा व्याख्या है। इसलिए हम कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला जो उत्तर है, प्रश्न जो आपका है
वह नीचे दिए कथन यही प्रश्न है आपका। अब इसमें प्रश्न ये अभिकथन का, पश्चिम उत्तानासन, जो पश्चिम उत्तानासन जो है गृध्रसी, ये गृध्रसी में निषिद्ध है। अब अक्सर विद्यार्थियों को ये गृध्रसी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये है कि आयुर्वेद जो ग्रंथ है हमारा, आयुर्वेद में गृहदृषि जो है उसे साइटिका जो है हमारा, साइटिका एक डिजीज रहता है साइटिका, साइटिका को गृहदृषि का संज्ञा दी गई है। साइटिका को ही गृहदृषि बोलते हैं, यानी साइटिका नर्व है जिसे गृहदृषि तंत्रिका कहते हैं। जो साइटिका नर्व रहती है हमारी उसे गृहदृषि तंत्रिका कहा गया है। ये कहाँ है? कमर की नसों में सूजन स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से पाँव में दर्द आने लग जाता है। नितंब यानी आपके कुल्ले हैं, नितंब से पीछे से प्रारंभ होकर के पाँव के अंगूठे तक ये रहती है, इसका ध्यान रखना है। अब अगला जो तर्क इन्होंने दिया है, ये तो पश्चिम उत्तानासन हमें मालूम है कि आगे झुकना पड़ता है और पाँव में खिंचाव पड़ता है इससे। अब के आगे झुकने वाले आसनों के प्रकार हैं, जैसे गृहदर्शी में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध हैं। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इसलिए जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। ये इस तरह से आपका ये प्रश्न हुआ। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें क्या है, नीचे दिए गए यही अभिकथन और तर्क। इसमें अभिकथन क्या कहा, शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम थकान में होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य में और स्मरण शक्ति में वो बात नहीं होती। यदि हम सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी तेज होती है, और जब हम ध्यान करते हैं तब भी मन शांत होकर हमारा याददाश्त बढ़ता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम शवासन होता है, ध्यान होता है योग में, वो तमस रहित होना चाहिए, यानी वह सात्विक प्रधान होना चाहिए। उसमें तमस और राजसिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तमस का मतलब उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। शवासन करते वक्त आपकी जागृत अवस्था रहनी चाहिए और उसके अंदर सात्विकता आपका भाव रहे, उसमें एक पर्त की तरह। अब दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिखाया है कि स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय, पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है, ये स्मरण शक्ति सही है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन सब प्रकारों को जो अभी बताएं में सुधार लाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। पर यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी हैं कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ नशा भी करते हैं एकाग्रता बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर सात्विकता का विशेष है। इसलिए हम ऑप्शन जो 2 है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये ऑप्शन इसका रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपने भेद रखना है कि हमारा शवासन करते समय और ध्यान करते समय उसमें तामसिकता, राजसिकता के गुण उसमें नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो आपका शवासन भी निद्रा का स्वरूप ले लेता है, ध्यान के अंदर भी हम अपना कोई मनोरथ चलाते रहते हैं, तो ये सात्विकता प्रदान होना चाहिए, वो इसका लाभ है। अगला जो प्रश्न है आपका ये महत्वपूर्ण है, ये भी वेदों में निम्नलिखित उपखंडों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें उपखंड हैं ये वेदों के, क्योंकि पहले ध्यान रखना है वेद हैं कितने, वो 4 वेद हैं हमारे। चारों वेदों में आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब कोई पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, वह पहला ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वेद कौन सा है, वह सबसे छोटा अथर्ववेद है। अब इन तीनों में से अब ये 4 वेदों के जो 4 वेद है, वैसे तो वेद एक ही था पुराना ऋग्वेद, उनके फिर वेद त्रयी बने, ऋग यजुर सामवेद, और चतुर्थ वेद वो अलग हैं, इसलिए वेद त्रयी भी कहा जाता है। और वेद प्राचीन में एक ही था, जो महर्षि वेद व्यास जी ने इनको विभाजित करा, इसलिए उनका नाम होगा वेद व्यास, यानी उन्होंने विभाजन जो किया। अब
जो वेद है, वेदों को 4 खंडों में रखा गया है। पहला है आपका इसमें से ऑप्शन, वह है संहिता। संहिता नंबर 1 है, इसमें व्यवस्थित करना है तो आपका संहिता 1 नंबर पर आएगा। संहिता में होता क्या है, संहिता जो है वो मंत्र व स्तुतियाँ हैं, इसमें इनको अलग कर लिया, जिनमें मंत्र हैं स्तुतियाँ हैं उनको अलग करके एक संहिता ग्रंथ बना दिया। अब दूसरा क्या है, वो 2 नंबर पर आया ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या होता है, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान के जितने भी मंत्र हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में उनके बारे में बताया गया। आरण्यक आपका 3 नंबर का आ गया। आरण्यक में क्या है, वन में गुरु शिष्य परस्पर संवाद है। वन में आरण्य का अर्थ ही होता है जंगल, वनों में वह रहते थे और गुरु और शिष्यों में जो संवाद होता था, जो प्रैक्टिकल होते थे, जो आपस में उनके वहाँ पर अध्ययन अध्यापन जो करते थे, वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, उसमें 3 नंबर में यानी आरण्यक उपखंड कहलाएगा। अगला जो अंतिम आपका 4 जो नंबर है वो है उपनिषद। उपनिषद में गुरु के और अधिक उपनिषद, बिल्कुल नज़दीक बैठ करके ब्रह्म भाव प्राप्त करना, वो आपका क्या कहलाएगा, उपनिषद। तो इस तरह से पहला इसमें ऑप्शन रहेगा संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आपका आरण्यक, फिर उपनिषद। इस क्रम से इनको आपने याद रखना। और साथ में एक और भी ध्यान रखिए बात को कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनके ऋषि हैं, ऋषियों के बारे में भी पूछा लिया जाता है। जैसे ऋग्वेद के ऋषि हैं वह अग्नि हैं, यजुर्वेद के वायु ऋषि हैं, है ना, सामवेद के आदित्य हैं, अथर्ववेद के आपके अंगिरा हैं। इस तरह से ऋषियों के नाम भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह यह है, भगवद गीता के अनुसार तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करना। ये जो तत्व हैं, अब ये आपको श्रीमद् भगवत गीता, ये भी श्री वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। अब ये क्रोध, इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति, काम, ये क्या है, इसको समझ में तब आएगा जब आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा हुआ थोड़ा। अब उसमें है क्या, पहला जो अध्याय है, पहले तो उसमें ध्यान रखना कितने अध्याय, ये प्रश्न बड़ा उठ जाता है। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं उसके अंदर। जो 18 अध्याय में जो दूसरा जो अध्याय है, सेकंड नंबर वाला, दूसरे अध्याय जो का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के अंदर 62 नंबर का जो श्लोक संख्या है, 62 नंबर, दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर के श्लोक में इसके बारे में चर्चा की गई है। उसमें क्या कहा है वहाँ पर, तो आपको मैं श्लोक का जो है व्याख्या वो थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ कि उसमें कहा, ध्यायतो विंशान पुंसः संगस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये आपका दूसरे अध्याय का 62 नंबर का श्लोक है। इसका अर्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, यानी ये इंद्रियों के विषयों में लिप्तता है, ये विषयों का चिंतन करने वाले, ये पहला नंबर इसका आएगा। और आसक्ति होती है, ये 2 नंबर आएगा। आप विषयों का चिंतन करेंगे तो उनके प्रति क्या होगी, आसक्ति होगी। फिर का आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न करती है। जब आसक्ति होगी तो आपके अंदर काम उत्पन्न करेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, कामना उत्पन्न करता है। कामना में जब विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना में विघ्न पड़ेगा तो क्या उत्पन्न होगा, क्रोध। इसलिए क्रम इसका बनेगा, 1 नंबर आपका इंद्रिय विषयों में लिप्तता, फिर आसक्ति आएगी, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा। और अगले ही श्लोक में इसको और आगे बताया गया है। प्रश्न अगली बार आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, जब क्रोध होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् संभृति विभ्रमः संभृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें क्या कहा, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। जब आपका क्रोध होता है उससे क्या होता है, अगला 5 नंबर का मूढ़ भाव, आपके अंदर मूढ़ भाव आ जाता है। और मूढ़ भाव इतना व्याप्त हो जाता है कि आपकी स्मृति जो है वो भी भ्रष्ट होने लगती है, स्मृति भ्रम हो जाता है। अब अच्छे बुरे का उसमें ज्ञान नहीं रहता, स्मृति भ्रमित हो जाती है।
स्मृति में भ्रम हो जाने पर, संशय जब होता है तो बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, ज्ञान शक्ति का भी नाश हो जाता है। फिर जब बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस तरह से इन दोनों श्लोकों को आप अच्छे से पढ़कर रखना, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप उसे कर सकें। अगला जो प्रश्न है वो बहुत आसान है। निम्नलिखित तत्वों में से उद्भव बताना, यानी उनका उद्गम है, ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ है। अब ये पंच महातत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंच महातत्व हैं ये। इनमें जो पहला तत्व है इनको क्रम से बताना है, उद्गम बताया है, तो इनका सृष्टि क्रम बताना है, कैसे कैसे निकले एक दूसरे से। ये पहला नंबर है एक, आकाश से क्या निकला, आकाश से वायु निकलती है। आकाश से क्या निकला, वायु। वायु से क्या निकला, 3 नंबर अग्नि। अग्नि से जल 4 और पृथ्वी अंतिम में। अब इनको सृष्टि क्रम से रखना, आकाश, फिर आपका वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके अतिरिक्त इनसे प्रश्न जो बनते हैं, इन तत्वों के गुणों के बारे में पूछा जाता है। आकाश का जो गुण है वह है, आकाश का गुण क्या है, शब्द। और वायु का गुण क्या है, स्पर्श। वायु का गुण क्या है, स्पर्श। अग्नि का क्या है, रूप। जल का क्या है, रस। पृथ्वी का गंध। इस तरह से इनके गुणों को भी आपने याद रखना। अगला अंतिम आज का जो प्रश्न है 10वां, वो ये है, श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इनका भी क्रम आपको बताना, इनको क्रम से आपको लिखना है। पहला इसमें जो क्रम आता है वह आता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया आपका जो ग्रीवा से देखते हैं, बीच में गर्दन के बीच में बड़ा बड़ा आपको दिखाई देता है, यहाँ से आपका श्वसन निकलता है तो ट्रेकिया के माध्यम से जाता है। ये आपका ट्रेकिया हुआ। ट्रेकिया से श्वास जो जाता है वो ब्रोंकाई में चला जाता है। तीसरा नंबर जो है इसका क्रम ये रहेगा। फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से फिर ब्रोनिक ऑल्स के अंदर जाता है, ये ब्रोनिक ऑल्स में चला जाता है। और फिर लास्ट में वहाँ पर एल्वियोलाई, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें स्पंज के रूप के अंदर श्वसन व आपका छिद्रों में वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए क्रम को ध्यान रखना, 1 नंबर आपका ट्रेकिया, 1 नंबर, ये 2 नंबर आपका, और फिर 3 और अंतिम में 4, इसको क्रम में व्यवस्थित करना। इन प्रश्नों में मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए, विकल्प नहीं दिखाए हैं, ताकि हम एक एक इनको ही स्पष्ट करने वाले हैं। तो इसलिए आप बाकी ये प्रश्न जो आपके ये योग के ही प्रश्न उत्तरों को हल किया गया यहाँ पर। इस तरह से आज के सभी प्रश्न पूर्ण हो गए। तो जो भी इसमें समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट किया करें। आपका रिप्लाई बहुत कम आते हैं, और जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम बढ़ेगा आपके पास लेसन्स बढ़ते जाएंगे। इनको क्रम से नियमित करते जाइए ताकि ज़्यादा ये हमारे पास इकट्ठा ना हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।